Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our second lecture for the preparation of lecturer education and subject specialist and headmaster and headmistress and education educators. So dear aspirants, हम क्वालिफाइड गाइड जो है परवेज इकबाल साहब की उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो कल से हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने जो साइकोलॉजी है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है उसको स्टडी किया है, और साथ में जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डेफिनेशन की उनके बारे में बात की है। तो आज हमारा जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो फर्स्ट हमारी जो फिलॉसफी है, स्ट्रक्चरलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन या स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके बारे में बता देता हूँ कि ये स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसमें इनके बेसिकली अगर हम स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करें तो स्कूल ऑफ थॉट में जब डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट राइटर्स जो हैं, जब एक ही पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, एक ही नुक्ता नज़र के ऊपर वो मुत्तफिक हो जाएं, तो उसको स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें हमारे पास यानी कि इसके ऊपर हमारे पास विलियम वुंट और एडवर्ड ब्राफोर्ड टिचनर जो हैं वो इसके ऊपर मुतफिक हैं, और भी कुछ फिलोसफर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं जो इसके ऊपर मुतफिक हैं। तो इसकी वजह से इसको हम स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट नाम है स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। तो इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो बेसिकली माइंड और ब्रेन जो है ये दो टर्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दो जो टर्म्स हैं उनका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप इस स्कूल ऑफ थॉट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो माइंड के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इंसान के हेड के अंदर जो फिजिकली जिस चीज को आप टच कर सकते हैं, जिस चीज को आप देख सकते हैं, उसका एक हुजम होता है, उसकी एक शेप होती है। यानी कि फिजिकली जो सर के अंदर मौजूद होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और जो लॉजिकली जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, जो नजर नहीं आता, जिसके अंदर इंसान की जो फीलिंग आती हैं, थॉट आती है, परसेप्शंस आती हैं, ठीक है, सेंसेशन आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो लॉजिकली होती हैं वो सारी की सारी इंसान के माइंड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो विलियम वुंड साहब जो है इन्होंने यानी कि ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है, स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी दी है। ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विलियम वुंड जो है इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। तो विलियम वुड जो है ये हमारे पास जर्मन फिलासफर हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना वो काम करने से पहले विलियम वुड जो है ना वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, वो एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको एलिमेंटलिज्म थ्योरी जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये फिजिकली यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, इंसान के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनकी स्टडी करते थे, और डिफरेंट जो यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये स्टडी करते थे, उनके ऊपर फोकस करते थे। ठीक है, तो वहां से फिर इनके माइंड के अंदर एक ये कंसेप्ट आया कि जब हम इंसान की जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसके हर एलिमेंट को, हर ऑर्गन को हम स्टडी कर सकते हैं, तो हम इंसान का जो माइंड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने जो यानी कि एलिमेंटलिज्म के अंदर जो फिजियोलो जेस्ट के अंदर
जो फिजियोलॉजी इन्होंने पढ़ी है, जो डॉक्टरेट इन्होंने पढ़ी है, तो उसके अंदर ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इन्होंने बात की। तो ये कहते हैं कि जब हम इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, उसको हम जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम उसके जो फंक्शन है उनको हम देख सकते हैं, हर जो एलिमेंट है उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इंसान का जो माइंड है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे फिर इन्होंने जो है ना वो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो डेवलप किया, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। तो और जी मैं इसके बारे में आपको बताता चलूं कि इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी समटाइम हम कहते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था। तो विलियम वुंड साहब ने 1879 के अंदर, और उनके जो प्यूपल हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उन्होंने मिलकर 1879 के अंदर जर्मनी में एक लिप्जिंग यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक लेबोरेटरी कायम की, और उसके अंदर फिर इंसान का जो माइंड है, इंसान की जो परसेप्शन है, इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो सेंसेशन है, उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया, ताकि हम इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो थॉट है, इंसान की जो सेंसेशन है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि डिफरेंट लोगों को जो है ना वो एक ही चीज जो है ना वो लेकर उनको दे दी, फिर उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है ना वो ये इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जो है ना वो स्टिमुलस प्रोवाइड करके रिस्पॉन्स जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जो इंडिविजुअल है उसने यानी कि उस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बारे में उनका सेम रिस्पॉन्स जो है ना वो रहा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिकली जो है ना वो इंसान का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, इंसान की फीलिंग को, इंसान की सेंसेशन को ऑब्जर्व करने की इन्होंने कोशिश की, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी है, ये वजूद में आई, ठीक है। तो आयन जी, हमने इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है उसके ऊपर बात कर ली है। तो मज़ीद हम बात करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है इसको साथ साथ पढ़ते हैं, और साथ में फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो भी करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, विलियम वोंट का जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास 1832 से लेकर 1920 तक है। ये भी समटाइम पूछा जा सकता है, तो ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि प्रीवियस जो एग्जाम आए हैं उनमें पूछा गया है कि ये एमसीक्यूज, कि जो भी राइटर होता है उसका जो बर्थ सिटी है वो भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अल्फ्रेड बीने का पूछा गया था, और अरिस्टोटल या इस तरह करके जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जितने भी स्कॉलर हैं, उनका पूछा जाता है, तो आपने ये माइंड में रखना है और उनको याद करना है, ठीक है। विलियम वोंट जर्मन प्रोफेसर, ये एक जर्मन प्रोफेसर है, क्योंकि हम डियर एस्पायरेंट्स हम क्वालिफाइड गार्ड जो है उसका सब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये कि जो यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन दें और उसके बारे में बताएं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा। was mainly responsible for the evaluation of this school of psychology, ठीक है। यानी कि विलियम वोंट जो है ना ये इस स्कूल ऑफ थॉट के स्टैब्लिश करने के लिए मेन जो पर्सन है वो हमारे पास विलियम वोंट साहब है, ठीक है। He opened the world first psychological laboratory in Lipton in 1879 with the sole purpose of systematic study of mind, ठीक है। तो उन्होंने लिप्टन के अंदर फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है, इंसान की जो साइकी है उसको स्टडी करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक एक लिप्टन यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबोरेटरी कायम की, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इंसान का जो माइंड है उसको सिस्टमेटिकली जो है ना वो वहाँ पे स्टडी किया, ठीक है। फॉर दिस ही फोकस हिज एक्सपीरियंस
तो इस यानी कि जो लेबॉर्ट्री है उसके अंदर उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? उन्होंने फोकस किया हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने तजुर्बात, ऑन कॉन्शियसनेस, यानी इंसान का जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर उन्होंने तजुर्बात किए, इन्वॉल्विंग वंस थॉट, फीलिंग, सेंसेशन, परसेप्शन एंड आइडियाज। यानी कि इंसान की जो सेंसेशन है, इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो परसेप्शन है, इंसान के जो आइडिया है, जो थिंकिंग थॉट है, उनके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। तो उसके बाद जी, एज ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्शियस, तो फिर उन्होंने जो यानी कि इंसान का जो कॉन्शियसनेस है उसको जो है ना वो कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर फोकस करना चाहा, उसको स्टडी करना चाहा, इंसान का जो कॉन्शियसनेस है। ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको ये जो इंसान की थ्री स्टेट ऑफ माइंड है उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, बट इनकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑफ थॉट आएगा साइको एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रॉइड साहब ने दिया है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे, वहाँ पे डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इंसान की जो स्टेट ऑफ माइंड होती हैं वो थ्री टाइप्स होती हैं उसकी, जिसमें सर सबसे पहले हमारे पास कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब कॉन्शियसनेस होता है या पर सब कॉन्शियसनेस होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास अनकॉन्शियसनेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्शियसनेस होता है, इसको प्री कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सब कॉन्शियसनेस होता है, और उसके बाद अनकॉन्शियसनेस होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो कॉन्शियसनेस के बारे में बात हो रही है। तो कॉन्शियसनेस का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि इंसान की वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसके बारे में इंसान को ऑलरेडी पता होता है, ऑलरेडी इंसान इसके बारे में अवेयर होता है, इंसान को इसके बारे में थिंक ओवर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है। यानी अब आपको पता है कि सर जो है ना वो हमें लेक्चर दे रहे हैं, सर हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है। यानी हमें ऑलरेडी जो है ना वो पता होता है, हमारे पास ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मौजूद होता है। इसके बारे में हमें थिंक करने की, थिंकिंग यानी कि माइंड लगाने की, थिंकिंग करने की, थॉट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो सॉरी फॉर दैट। तो दूसरा जिस स्टेट जो होता है वो हमारे पास सब कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि ये वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें यानी कि आपको जो है ना वो आपको उन चीज़ों के बारे में पता तो होता है, लेकिन आप भूल चुके होते हैं, वक्ती तौर पे आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं आप अपने माइंड के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको जो है ना वो याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एग्ज़ाम पे बैठते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो आपको लगता है कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरा तो बिल्कुल माइंड जो है ना वो वॉश हो चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर जो है ना वो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, तो फिर डाटा जो है ना वो रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वो सब कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है। ये हमारे पास एज ए ब्रिज होती है, ये यानी कि जो कॉन्शियसनेस होता है और जो अनकॉन्शियसनेस होता है उनके दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करती है। ठीक है। उसके बाद जी थर्ड जो स्टेज होती है वो हमारे पास अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है। तो ये जितने भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी फिलोसफर हैं, ये कहते हैं कि इंसान की जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसकी बेटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि इंसान की जो बिटर रियलिटीज होती हैं, इंसान के जो ड्रीम्स होते हैं, इंसान की जो जिनके फ्यूचर सॉरी जो पास्ट डिजायर होती हैं, वो सारी की सारी अनकॉन्शियस जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर जो है ना वो मौजूद होती है। समटाइम आपने देखा है कि एक बच्चा जो है ना वो पहले बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होकर जो है ना फिर भी वो
एग्रेशन का शिकार होता है, हाइपर टेंशन होती है, उसको डिप्रेशन का शिकार रहता है। तो बेसिकली कुछ ना या फिर आपने समटाइम देखा हो कि बाकी इंसान की लाइफ जो है ना वो नॉर्मल जो है ना वो चल रही होती है, जब इंसान के सामने कोई दुख की सिचुएशन होती है, कोई सैडनेस सिचुएशन क्रिएट होती है तो सामने आती है, बेशक वो किसी और के साथ हो, तो इंसान खुद को सैड फील करना स्टार्ट कर देता है, या उसका कोई किसी ने उसने किसी को खोया हो तो भी जो है ना वो यानी कि अगर उसके सामने किसी का लॉस हो रहा हो तो फिर भी इंसान इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सारी की सारी पास्ट में इंसान के साथ हुआ होता है, जो हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन चुका होता है। इंसान इनके बारे में यानी कि खुद को इंसान को पता नहीं होता है भी मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन सामने आती है फिर दोबारा से चीजें जो है ना वो फ्रेश हो जाती हैं, रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया है कि इंसान को जो ये ड्रीम्स आते हैं, ये ड्रीम्स हमारे बेसिकली ये हमारे जिंदगी का पार्ट रहे होते हैं। ये जो जिस चीज के बारे में भी हमें ड्रीम होते हैं आते हैं, ये किसी न किसी सेक्टर में हमारा जो पास्ट है इसके अंदर हमारी लाइफ का पार्ट रहा होते हैं। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो फिर ये रिकॉल होकर जो है ना वो वापस हमें हमारी मेमोरी में जो हमारा कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ड्रीम है, ये जो हमारी अनफुलफिल जो डिज़ायर होती हैं वो भी हमारे पास मौजूद होती हैं, वो भी हमारे पास जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसकी वजह से होती हैं, क्योंकि बिटर रियलिटीज इसके अंदर पाई जाती हैं। और फिर इंसान जो है ना वो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए होते हैं अपने बचपन के अंदर, जवानी के अंदर, तो यानी कि बहुत ज़्यादा चीट वगैरह खाया होता है लोगों से, तो फिर इसकी वजह से फिर ये सारे फैक्टर जो है ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर वो जब उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलता है, अगर कोई अच्छा इंसान भी उसको मिलता है तो वो शक की निगाह से यानी कि डाउटफुल मेथड से उसको देखता है, उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। तो ये इस वजह से जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फिलासफर हैं, वो कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का जो अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, यानी कि जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी बेटर डेवलपमेंट किसी भी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर जी हमने जो इंट्रोडक्शन है इसके ऊपर हमने बात की है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके ऊपर मजीद फोकस करते हैं जी। टिचनर साहब जो है ना वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी में भी रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि टीचर ने ये डेफिनेशन दी है कि साइकोलॉजी जो है, यानी कि जो नफ्सियात है वो हमारे पास, जो इंसान का शऊर है, जो इंसान का कॉन्शियसनेस है, उसकी साइंस को साइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हमारे पास जो इंसान का शऊर है, जो इंसान का कॉन्शियसनेस है, उसकी जो साइंस है उसको क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, या फिर द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो इंसान एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ के अंदर, उसकी जब स्टडी की जाती है तो उसको भी साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों जो परसेप्शन है ये हमारे पास टिचनर साहब की है। उसके बाद कॉन्शियस और एक्सपीरियंस कैन बी ब्रोकन और एनालाइज इनटू थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विलियम वॉन्ट साहब जो हैं उन्होंने, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने एलिमेंटलिज्म के ऊपर काम किया है। तो इसी तरह ये कहते हैं कि हम अपना जो कॉन्शियसनेस है और जो एक्सपीरियंस है कैन बी ब्रोकन और एनालाइज इनटू थ्री बेसिक। तो हम अपनी जो फीलिंग है, जो कॉन्शियसनेस है, उनको हम थ्री जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिजिकल सेंसेशन। ठीक है, यानी कि आप फिजिकली जो है ना वो किसी चीज को के बारे में सेंस करते हैं, उसके बारे में फीलिंग रखते हैं। ठीक है, उसको फील करते हैं। और दूसरा हमारे पास फीलिंग्स होता है, यानी कि ये नेचुरल चीज है, किसी को किसी भी चीज को देखकर जो है ना आपके अंदर उसकी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे इमेजेस हैं, यानी कि पिक्चर वगैरह जो है
ये भी हमारा जो कॉन्शियस होता है उसका पार्ट होती है, सच एज मेमोरीज एंड ड्रीम्स। तो ये जो हमारी मेमोरीज हैं, ये जो ड्रीम्स हैं, सॉरी, ये जो ख्वाब हैं हमारे, ये सारे हमारे जो सॉरी हमारा जो कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड, अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसके अंदर से होती हैं। मीन ये है कि इन्होंने जनाब किसी भी कॉन्शियसनेस को ब्रेक करने के लिए, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिकल सेंसेशन, फीलिंग और इमेजेस, ठीक है। यानी कि फिजिकली आपने किसी चीज़ को सेंस करना है, फिर आपकी फीलिंग आ सकती है, फिर उस चीज़ की इमेज आ सकती है, उसकी कोई शेप आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि इन दिस वे वोंट एंड हिज फॉलोअर लाइक टीचनर नॉन एज स्ट्रक्चरलिस्ट। तो इस वजह से जो एडवर्ड ब्रैफोर्ड है या फिर जो विलियम वोंट साहब हैं, उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करते हैं, ये माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। ट्राई टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड थ्रू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि उन्होंने कोशिश की कि वो प्रोवाइड करें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड, कि माइंड जो है इंसान का, उसकी उसकी सिस्टमैटिक तरीके से उसको स्टडी करें थ्रू द स्ट्रक्चर, थ्रू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करें, और फिर जो माइंड के अंदर जो भी फीलिंग है, जो थॉट है, जो भी परसेप्शन मौजूद है, उनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि ये आइडेंटिफाई करते हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का जो बेसिक यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन इन विच दे अकर। तो बाकी चीज़ों के साथ जो कंबाइन, फीलिंग, थॉट, परसेप्शन, सेंसेशन, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है, उनके ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर जो कॉन्शियसनेस का जो बेसिक यूनिट है उनके अंदर उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाय अडॉप्टिंग इंट्रोस्पेक्शन एज द मेन टेक्निक्स। तो विलियम वुड जो है उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ना वो यूज़ किया, यानी कि इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो थॉट है, इंसान की जो परसेप्शन है, उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो हम जी इंट्रोस्पेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको मुताले बातन कहा जाता है। मुताले बातिन यानी कि किसी भी इंसान या किसी भी स्टूडेंट के इनर सेल्फ में आपने झांकना है, उसका जो इंटरनल यानी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, उसको हमने स्टडी करना है कि उसकी माइंड के अंदर, उसकी थिंकिंग के अंदर, उसके थॉट के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो फिर जब यानी कि वो इंसान की माइंड, मेंटालिटी और थिंकिंग, थॉट, फीलिंग, सेंसेशन के बारे में जान लेते हैं, तो फिर वो जो यानी कि इंसान का माइंड है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में फिर वो डिवाइड करते हैं, ताकि उनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन में आप देखिए ना कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है पीपीएससी में, आप देख लें पीपीएससी का जो इंटरव्यू है या कोई भी इंटरव्यू है, तो समटाइम हम क्या करते हैं, अपनी जो डीमेरिट्स होती है, जो ड्रॉबैक्स होते हैं, उनको हम छुपा लेते हैं, ठीक है। तो समटाइम जब एक पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है, तो जब वो डॉक्टर उसकी तशखीस करता है, इन्वेस्टिगेट करता है उसको, तो वो भी अपने कुछ इश्यूज जो है ना वो में भी छुपा ले, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जो है ना वो पाया जाता है। इसका रिजल्ट 100% नहीं नहीं होता, क्योंकि सम टाइम पे इंसान जो है ना वो अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डीमेरिट्स हैं, उनको छुपा लेता है, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि एक मोमेंट में इंसान कुछ सोच रहा है, दूसरे मोमेंट में कुछ सोच रहा है। तो इसकी वजह से एग्जैक्ट जो है ना इंसान की माइंड माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ये पता लगाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है ना वो सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, इसके अंदर गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से
ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये इतना ज्यादा है हेल्पफुल जो है ना वो नहीं रहा, ठीक है। यानी इसके अंदर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जो है ना वो पाया जाता है। तो क्रिटिसिज्म के हवाले से अगर बात करें तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है जो विलियम वुंट ने दिया है, और उसके जो पीपल्स हैं हमारे पास टिचनर साहब उन्होंने दिया है। तो इसके ऊपर जी यानी कि क्रिटिसिज्म भी लोगों ने किया, ठीक है। तो उस क्रिटिसिज्म को भी हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे देखें जी, स्ट्रक्चरलिज्म इज अनएबल टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये इंसान के जो तमाम बिहेवियर है उसको कवर नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मैंने आपको बताया है कि एक मोमेंट में इंसान कुछ सोच रहा होता है, दूसरे में इंसान की सोच कहीं गुम हो जाती है, कहीं और तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से स्ट्रक्चरलिज्म जो है इंसान की जो फीलिंग है, इंसान को जो बिहेवियर है उसको कंप्लीट कवर नहीं कर सकता। The isolation of such important topic as motivation। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि मोटिवेशन, हम मोटिवेट करें जिसका भी मुतालिबात हम करना चाह रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन जिसकी भी करना चाह रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन, स्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। और इंट्रो का मतलब होता है इंटरनल, यानी किसी के माइंड के अंदर जाकर आपको इसकी जो रियलिटी है उसको आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड abnormal बिहेवियर, यानी कि जब आप किसी भी इंसान का की जो उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं तो फिर आप इंडिविजुअल जो डिफरेंस हैं उसको भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और अब नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसको भी आप इसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल बिहेवियर का तो पता चल जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा अब नॉर्मल यानी कि हो जाता है तो फिर उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। clearly reveal the limited scope of this system। तो ये क्लियर तौर पे बताया गया कि ये जो हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है या स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सेकंड नंबर पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फंक्शनल फंक्शंस involves structure, and structure of the mind can be explained through its part, not its process, ठीक है। कि यानी कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम का अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर का फंक्शन है और जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कैन बी एक्सप्लेन थ्रू पार्ट्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट इन प्रोसेस, और एक प्रोसेस के जरिए हम इसको जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये कहते हैं जी, द इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज्ड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट for studying behavior can either be regarded as objective, reliable, or valid, since each introspectionist may be found to describe his own sensory perception in his own subjective way, ठीक है। यानी कि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसको इंसान का जो बिहेवियर है उसको स्टडी कर, इंसान के जो बिहेवियर है, इंसान की जो थिंकिंग थॉट है उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने यूज किया। कैन नाइदर बी रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो रिलायबल नहीं था, और नॉर वैलिड, और ना ही ये वैलिड था, सिंस ईच इंट्रोस्पेक्शनिस्ट, क्योंकि हर जो इंट्रोस्पेक्शनिस्ट है और जो स्कॉलर है मे बी फाउंड डिस्क्राइब हिज ओन सेंसरी एक्सपीरियंस, तो वो अपने जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस जो है ना वो करता है, तो इन हिज ओन सब्जेक्टिव वे। तो इसके अंदर सब्जेक्टिविटी, डाउट और जो मिस्टेक का जो एलिमेंट है वो बाकी रहता है। दिस वाज द रीजन, ये रीजन थी वाई टीचनर, क्यों टीचनर दी स्ट्रक्चरलिस्ट डाउट, किस स्ट्रक्चर लिस्ट जो टीचनर है उसको क्यों डाउट था, इसके ऊपर क्यों शक था। इफ साइकोलॉजी कुड एवर बी साइंस, अगर साइकोलॉजी साइंस होती और बिहेवियर बिहेवियर की, अगर साइकोलॉजी बिहेवियर की साइंस होती, एंड अकॉर्डिंग टू हिम बायोलॉजी अलोन कुड बी साइंस ऑफ बिहेवियर, तो बायोलॉजी जो है वो अलग जो है ना वो एक
इंसान का जो बिहेवियर है उसकी साइंस कंसीडर की जाती या वो हो सकती थी। ठीक है। तो ये जी हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रक्चरलिज्म फिलासफी ऑफ एजुकेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो काफ़ी चीज़ें को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप दोस्त वक्त में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, के मान।